नमस्कार दोस्तों, आज हम भाषा विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संसार में कुल लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी का संबंध जो है भारूपी भाषा परिवार से है। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 3, भारूपी परिवार की भाषाओं को किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो भारतीय परिवार की भाषाओं को सतम एवं केतुम 2 वर्गों में रखा गया है। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर 4, भारूपी परिवार की भाषाओं में कह रहे हैं कि केतुम नाम किससे लिया गया है? तो केतुम नाम जो है लैटिन से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारूपी परिवार की भाषाओं में सतम नाम कहाँ से लिया गया है? तो सतम नाम जो है अवेस्ता से लिया गया है। इसका राइट आंसर है बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, भारूपी परिवार की भाषाओं में सतम नाम कहाँ से लिया गया? तो सतम नाम जो है संस्कृत से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 7, भारूपी परिवार को अन्य और किन नामों से जाना जाता है? तो इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक, आर्य, उपर्युक्त सभी, तो सभी नामों से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, कह रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भारूपी परिवार की भाषाओं को सतम एवं केतुम 2 वर्गों में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा केतुम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो है सी, भारत ईरानी। ये केतुम के अंतर्गत नहीं आती है। अब प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है, भारत ईरानी निम्नलिखित में से किस भारूपी परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारत ईरानी सतम केतुम, मतलब इसका जो है सतम के अंतर्गत आती है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा सी, विकल्प ही सही है। अब प्रश्न है 10। प्रश्न 10 कह रहा है कि जॉर्ज ग्रेसन भारत ईरानी की कितनी शाखाएं मानते हैं? तो ये जो है 3 शाखाएं मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न है 11, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भारत ईरानी या आर्य शाखा की 3 उप शाखाएं बताए हैं। निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो दरद, भारतीय आर्य भाषा, ईरानी, ये तीनों है, ग्रीक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, आवेस्ता फारसी पहलवी भारत ईरानी की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो है ईरानी के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 13, कह रहे हैं कश्मीरी सिड़ा चित्राली भारत ईरानी की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो है दरद के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय आर्य ईरानियों एवं दरद लोगों से अलग होकर लगभग किस समय में भारत आए थे? तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आर्यों के पूर्ववर्ती भारत में रहने वाली जातियों का विकास क्रम, तो इनका विकास क्रम है सर्वप्रथम नेग्रिटो, फिर ऑस्ट्रिक, फिर किरात, फिर द्रविड़। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भाषा के क्षेत्र में टावर का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो द्रविड़ के प्रभाव की देन है। टा हमको द्रविड़ से मिला है, तो इसका राइट आंसर है डी। अब है प्रश्न नंबर 17, भारतीय आर्य ईरानी दरद लोगों से अलग होकर भारत में किस सीमा में जो है प्रविष्ट हुए थे? तो पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर सीमा में हुए थे। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ किस समय होता है? तो भारत में आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, भारतीय आर्य के आगमन के संबंध में हार्नेले ग्रेसन के सिद्धांत को किस नामों से जाना जाता है? तो इनके सिद्धांत को जो है 2 आक्रमणों वाला सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ये। अब है प्रश्न नंबर 20, कह रहे हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या माना है? तो इन्होंने प्राचीन 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
इसका राइट आंसर है सी। अब है प्रश्न नंबर 21। कह रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मध्यकालीन आर्य भाषा का समय क्या माना है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 22 कह रहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के समय सीमा जो है क्या मानी है? तो 1000 ईस्वी से अब तक। इसका राइट आंसर है सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। कह रहे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के कौन से 2 रूप थे? तो वैदिक और लौकिक संस्कृत, ये 2 रूप थे। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 24। कह रहे वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या थी? तो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर होगा सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। कह रहे हैं कि वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्यणकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में किस संस्कृत का रूप मिलता है? तो इसमें वैदिक संस्कृत का रूप मिलता है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 26। वैदिक संस्कृत को परंपरागत रूप से कितने प्रकार के स्वराघात प्राप्त हुए थे? तो इनको जो है 3 प्रकार से प्राप्त हुए थे। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैदिक संस्कृत की नहीं है? तो इसमें जो कह रहा है काल तथा क्रियार्थक मिलाकर क्रिया के कुल 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है, ये सही नहीं है। बाकी और तीनों ऑप्शन सही हैं। अब है प्रश्न नंबर 28। कह रहा भाषा के रूप में संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? अप्रकृत, शिष्ट, संस्कार की गई भाषा, उपर्युक्त सभी, तो सभी है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 29। कह रहा भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिंदी में जयशंकर प्रसाद की गद्य या पद्य भाषा को बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते, उसी प्रकार संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता लौकिक संस्कृत की नहीं है? तो लौकिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात था, ये विशेषता जो है ये नहीं है। बाकी लौकिक संस्कृत में 6 समासों का प्रयोग मिलता है। लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हुआ था। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा, ये सब सही हैं। अब है प्रश्न नंबर 32। कह रहा मध्यकालीन आर्य भाषा का समय जो है माना गया है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। राइट आंसर होगा बी। अब है अगला प्रश्न है 33। कह रहा मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रथम प्राकृत सही है, द्वितीय प्राकृत ये भी सही है, तृतीय प्राकृत ये भी सही है, लौकिक संस्कृत ये गलत है। अब है प्रश्न नंबर 34। पूछ रहा प्रकृता संस्कृतम तत्र भव प्रकृतम उच्यते। उक्त कथन प्राकृत के संबंध में किसने कहा है? तो इसको मार्कंडेय जी ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 35। प्रकृति या मूल संस्कृत है। प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे जन्मी भाषा को प्रकृति कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन ऊपर था संस्कृत में, इसी का जो है ये हिंदी है। कह रहे ये किसका है कथन? तो ये मार्कंडेय जी का कथन है। इसका राइट आंसर है डी। अब है प्रश्न नंबर 36। प्रकृतम संस्कृतम प्रकृता संस्कृतम तत्र भव तदागतम व प्रकृतम। उक्त कथन प्राकृत के संबंध में किसने कहा है? तो इसको हेमचंद ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 37। प्रकृति या मूल संस्कृत है और संस्कृत से जो आई है प्राकृत है। उक्त कथन प्राकृत के संबंध में किसका है? तो ये कथन हेमचंद का है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 38। ये पूछ रहा है विशेषता दक्षिणी बौद्धों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 39 अब देखिए। कह रहे बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म की भी प्रमुख भाषा पाली है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 40।
40 कह रहा अभिलेखी प्राकृत किस प्राकृत के अंतर्गत आती है? तो अभिलेखी प्राकृत जो है द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 41। 41 कह रहा है कि जो है सिंघल के लोग पाल को क्या कहते थे? तो सिंघल के लोग पाल को मागधी कहते थे। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न 42 कह रहा पाल शब्द की व्युत्पत्ति श्री विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार संस्कृत के किस शब्द का है? तो पंक्ति से है। इसका राइट आंसर होगा सी। नहीं सॉरी, देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, पाटल से है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। कह रहे हैं पाल शब्द की व्युत्पत्ति भंडारकर वाकर नागल के अनुसार प्रकृत के किस शब्द से है? तो प्रकृत के पाटल शब्द से है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न 44। 44 कह रहा है कि डॉक्टर मैक्स वेलर ने पाल शब्द का व्युत्पत्ति किससे माना है? तो इन्होंने जो है पाटल से माना है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। कारण जो है पाल शब्द की सबसे प्रमाणिक व्युत्पत्ति किसके द्वारा दी गई है? तो भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न 46। प्रश्न 46 कह रहा है कि भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा पाल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पर्याय से है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न 47 है अभिलेखी प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत और अशोकी अभिलेख किस प्राकृत के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 48। ये कह रहे हैं पाल के प्रसिद्ध व्याकरण का चयन के अनुसार पाल में कितनी ध्वनियाँ थी? तो 41 ध्वनियाँ थी। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है 49। पाल के दूसरे प्रसिद्ध व्याकरण मोगलान के अनुसार पाल में कितनी ध्वनियाँ थी? तो मोगलान के अनुसार पाल में 43 ध्वनियाँ थी। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 50। कह रहे अखरा पादो एक 44 पाल के ध्वनियों के संबंध में उपर्युक्त कथन किस व्याकरण का है? तो ये कच्चायन का है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 51। ये कह रहे अया दयो 43 वर्ण्या पाल के ध्वनियों के संबंध में उपर्युक्त कथन जो है किसका है? तो ये मोगलान का है। इसका राइट आंसर होगा ये। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न 52 कह रहा मथुरा तथा सूरसेन के आसपास किस प्राकृत का क्षेत्र है? तो सौरसेनी का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 53। ये पूछ रहा है मागधी और सौरसेनी के बीच में यानी कौशल के आसपास किस प्राकृत का क्षेत्र है? तो जो है इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी का सी। अब प्रश्न नंबर 54। कह रहा कौशल के आसपास बोले जाने वाली किस प्राकृत का क्षेत्र है? तो अर्धमागधी का है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 55 है महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल स्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर है सी। अब है प्रश्न नंबर 56। गाहा सस्य यानी हाल और रावण वहो यानी रावण सेन तथा वज्जालग यानी जय वल्लभ किस प्रकृत की अमर कृतियाँ हैं? तो ये जो है प्रश्न नंबर 54 है। फिर से देखते हैं इसको जो है ये कह रहे हैं कि गाहा सस्सई हाल का रावण वहो रावण से तथा वज्जालग यानी जय वल्लभ किस प्रकृति की अमर कृतियाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 57। ये कह रहे हैं कि जो है किस प्रकृति का संबंध प्राचीन सिंध क्षेत्र से बताया जाता है? तो विराचट का संबंध है। इसका राइट आंसर है ए। अब देखते हैं प्रश्न 58। प्रश्न 58 कह रहे हैं कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे?
तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न 59, अपभ्रंश भाषा किस प्रकृति के अंतर्गत आती है? तो अपभ्रंश भाषा जो है तृतीय प्रकृति के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर है सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60, कह रहे हैं अपभ्रंश भाषा का समय माना गया है। तो अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना गया। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, कह रहा है प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी क्या है? तो ये अपभ्रंश है। का राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 62, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश नाम का प्रयोग कब से मिलने लगता है? तो अपभ्रंश नाम का प्रयोग जो है 6ठी सदी से मिलने लगता है। इसका राइट आंसर है सी। अब है प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न 63 है, अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा हर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अगला प्रश्न है प्रश्न 64। प्रश्न 64 कह रहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में मुख्य अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? तो 7 भेद बताए हैं। अब है प्रश्न नंबर 65, कह रहे हैं नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? तो नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद बताए हैं। प्रश्न नंबर 66, तो 66 पूछ रहा है कि प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो अपभ्रंश के 27 भेद स्वीकार किए गए हैं। इसका राइट आंसर है बी। अब है प्रश्न नंबर जो है 67 कह रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो अपभ्रंश के 2 भेद बताए हैं। प्रश्न नंबर 68, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में अपभ्रंश के कितने भेद मानने को जो है सहमत हुए हैं? तो ये 6 से 7 भेद मानने को। का राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर 69, कारण डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? तो इन्होंने अवहट्ट कहा है, अवहट्ट। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 70, करें अपभ्रंश और अवहट्ट मेरे विचार में एक ही भाषा के 2 नाम हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? तो भोलानाथ तिवारी का कथन है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 71, करें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो इसमें जो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी यानी तीनों रूपों में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न 72 कह रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश से किन आधुनिक भाषाओं का जो है उद्भव हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो इसमें जो है राजस्थानी से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी। नहीं, इसमें सॉरी विकल्प में दिया है, इसको सी लगाइए जो है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यानी तीनों सही है पहले को छोड़ करके। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 74 कारक पंजाबी भाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी। सिंधी भाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राचट से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न 76, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 77, लहदा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो टक्क से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 78, पंजाब किस भाषा का शब्द है पूछ रहे हैं? तो पंजाब फारसी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर है बी। अब है 79 पूछ रहा है सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सिंधी का विकास ब्राचट अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर है सी।
अब प्रश्न नंबर 80 करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संबंध में किस विद्वान ने संबंध सूचक परसर के आधार पर वर्गीकरण किया है? तो श्री सीताराम चतुर्वेदी ने किया है। इसका राइट आंसर है बी। अब है प्रश्न नंबर 81 ये कह रहा है गुजरात की भाषा क्या है? तो गुजरात की भाषा जो है वो गुजराती है। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न 82 निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि में सिरोरेखा नहीं होती है? तो गुजराती भाषा की लिपि में सिरोरेखा नहीं होती। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न 83 है मराठी की मुख्य बोलियां क्या हैं? तो मराठी की मुख्य बोलियां कोंकणी, नागपुरी, महारी यानी सभी हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 84 का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मराठी नहीं है? कोंकणी, नागपुरी, माहरी, ये तो मराठी बिशुनपुरी यही नहीं है। प्रश्न 85 कह रहे हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में रखा? तो इन्होंने 4 वर्गों में रखा है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 86 हरप्रसाद शास्त्री ने डगर में से डिंगल बना मानते हैं, यानी हरप्रसाद शास्त्री जो है वो डगर से डिंगल बना मानते हैं। तो डगर का जो है इसमें अर्थ क्या है? तो डगर का जांगल देश की भाषा होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। प्रश्न 87 कह रहे किसने कहा है डिंगल यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न 88 कह रहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी थी। निम्नलिखित में से उसमें से कौन नहीं है? तो ये दक्षिणी जो है यही नहीं है। राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न 89 डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पाल काल में एक और स्थानीय बोली दक्षिणी का विकास हो गया। इस प्रकार स्थानीय बोली की संख्या जो है 11 कितनी हो गई? तो 4 हो गई। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न 90 का रहा निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो मागधी, बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया सही है। सौरसेनी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी ये भी सही है। ब्राचट ये गलत है क्योंकि सिंधी होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होगा। अब है प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है वह भाषा है। भाषा के संबंध में उपर्युक्त परिभाषा जो है ये किस विद्वान की है? तो कपिल देव द्विवेदी की है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न 92 कह रहे हैं कि जो है भाषा ही वह जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। मानव के विचार ही उसका समाज से संपर्क स्थापित करते हैं। यह संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है। यह जो है किसका कथन है? यानी भाषा के बारे में ये किसने कहा है? तो भाषा के बारे में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन है। अब देखते हैं जो है प्रश्न नंबर, एक बार इसको थोड़ा प्रश्न जो है ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई थी। प्रश्न नंबर सी इसका सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 93 कि भाषा विज्ञान संबंधी सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। भाषा विज्ञान का संबंध समस्त भाषाओं से है। तो पूछ रहे इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कह करके। तो ये कह रहे समस्त भाषाओं का मतलब विश्व की समस्त भाषाओं से है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखते हैं प्रश्न 94 कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जो है और उसका ही सर्वप्रथम उच्चारण होता है। अनेक ध्वनियों से मिलाकर पद या शब्द बनता है। अनेक पदों से वाक्य की रचना होती है और वाक्य से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग विकसित हो गए हैं। तो पूछ रहे इसके नाम जो है क्या है या यह कथन जो है किस विद्वान का है? तो जो है यह पद विज्ञान के बारे में कहा गया है। इसका राइट आंसर है 2।
अब इसमें देखिए, इसमें जो है कथन पूछा है कि कथन किसका है, उपर्युक्त कथन। तो ये उपर्युक्त कथन जो है कपिल द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर बी ही होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 95 कह रहा है कि भाषा की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा संसार के सर्वोत्कृष्ट ज्योति है, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा जन्म सिद्ध है। तो ये भाषा जन्म सिद्ध जो है यही सही है। प्रश्न नंबर 96 ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा जो पैतृक संपत्ति है भाषा की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ए। अब प्रश्न 97 है भाषा की विशेषताओं के संबंध में कौन सा विकल्प गलत पूछ रहे हैं इसमें। तो भाषा की धारा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ये गलत है क्योंकि ये कठिनता से सरलता की ओर जाती है। अब है प्रश्न 98 निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है पूछ रहे हैं। तो भाषा जो है जन्म सिद्ध नहीं, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। ये राइट आंसर इसका डी होगा, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। अब देखिए है प्रश्न नंबर 99 पूछ रहा है भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक है या उसका धर्म है। इस परिवर्तन को विकार या विकास कहा जाता है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा में परिवर्तन की मुख्य दिशाएं कौन सी हैं। तो अर्थ परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें मिलाने वाला दिया है, सॉरी, इसको आप देखिए जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी सभी सही हैं इसमें। प्रश्न है अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आए थे। तो इसमें अंतिम प्रश्न पूछ रहा है भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इसका राइट आंसर होगा बी। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।